प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही एक उम्दा टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप सभी जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड ये क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। और मेरा दावा है कि आज के बाद इस मोड को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे और जो पहले कुछ दिक्कत रहा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के बाद ही आप सर्किट में महत्वपूर्ण करंट फ्लो को समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे समझाने का तरीका कुछ ही अलग है, आज मैं इसको समझाने के लिए 2n² फार्मूला यूज़ करूँगा। अब ये 2n² फार्मूला क्या है, आप इस वीडियो पर बने रहें तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरा दावा है कि आप इसे फिर कभी नहीं भूलेंगे, ये आपके जहन में बैठ जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड तो आपने देखा होगा, इस तरह से चित्र रहते हैं, पी टाइप एन टाइप बने रहते हैं। लेकिन इससे समझने से पहले सेमीकंडक्टर क्या है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना महत्वपूर्ण है, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है। एक्चुअली पीएन जंक्शन भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि सेमीकंडक्टर बात ये है क्या। तो पीएन जंक्शन डायोड को बनाने के लिए दो तरह के सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है। अब सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी के कारण ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका चलन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर में दो प्रॉपर्टी है, एक कंडक्टर और इंसुलेटर, दोनों का मिश्रित है। मतलब है कि अगर इससे करंट पास किया जाए तो एज ए कंडक्टर ये दोनों तरफ से करंट आ सकता है, जा सकता है, जैसे कि आयरन रॉड में होता है। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ अगर देखेंगे, अगर इंसुलेटर है, आप ग्लास प्लास्टिक, तो इस सब में करंट ना आएगा और न जाएगा। ये आम बात है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये पीएन जंक्शन डायोड में क्या प्रयोग किया गया कि एक तरफ से करंट जाएगा, दूसरी तरफ से करंट नहीं आएगा। और इसके इसी गुण के कारण सर्किट में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। तो आज हम इसको समझेंगे कि फॉरवर्ड में जाता है, रिवर्स में नहीं आएगा, ऐसा क्या बात है। पर इसको समझने से पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन सा है ये भी जानना ज़रूरी है। आप सिर्फ दो का नाम सुने होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसी को हम लोग बराबर सुनते आए, देखते आए। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में अब जाएं तो पीरियोडिक टेबल में इन दोनों के अलावे और भी बहुत से सेमीकंडक्टर्स हैं। अब जैसे मैं उसकी बात करता हूँ, कंपाउंड रूम में अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम टेलुराइड, जिंक ऑक्साइड। माने इतने तरह के और भी सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इनका प्रयोग होता है कि नहीं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये भी बहुत समझने वाली बात है। और मेरा दावा है कि इन सब का भी प्रयोग होता ही होगा, लेकिन हम उस पर गौर नहीं किया। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की अगर डिटेल्स देखेंगे जाके इसकी सैलरी में, तो आपको इन सब सेमीकंडक्टर्स का भी प्रयोग अवश्य मिलेगा। तो सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम है, इतना प्रचलित क्यों है? क्योंकि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप वगैरह जो भी है वो हम बाद में बताएंगे अभी आपको, उसके कारण इसको यूज़ में हम लेते हैं और ये आसानी से काम करता है। होता क्या है, ये काम कैसे करता है, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसको आज हम समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। एक देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये बना दिया है। आप जब भी आप कहीं देखेंगे तो इस तरह से होल्स बने होते हैं और इधर डॉट बने होते हैं। इस तरह से ये इस तरफ से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव है, इधर होल चार्ज बोलते हैं कि होल है। तो आखिर ये फंडा क्या है, ये क्या होल है और क्या इलेक्ट्रॉन है, क्यों इस तरफ आकर्षित होते हैं, ये इधर क्यों आकर्षित होता है,
कुछ तो होगा रिलेशन। तो आज मैं इसी को 2n फार्मूला से समझाऊंगा। व्हाट इज़ 2n फार्मूला, 2n स्क्वायर फार्मूला। लेकिन इससे पहले सेमी कंडक्टर को कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाए जाते हैं। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज, इसमें जैसे पी टाइप में बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिला दिया। अब ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या है, और इसमें बोलते हैं एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। तो जब तक हम ये ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट को नहीं समझेंगे, सिर्फ ये पढ़ लेंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर पर पॉजिटिव है, ये इधर चला गया, तो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो इसके बेसिक है। तो आज मैं इस चीज़ में गोता लगाकर आपको समझाऊंगा, और मैं दावा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अब किसी को समझाने लायक भी रहेंगे कि हाँ ये तरीका बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत समझ में आ गया। चलिए अब मैं ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट के बारे में बात करता हूँ। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ आवर्त सारणी में अगर जाएंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, ये 4 प्रमुख आपको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ के यूज़ किया जाता है। उसी तरह से पेंटावैलेंट में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये 4 को इधर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आप इसमें देखें, इसमें सिलिकॉन यूज़ किया, सिलिकॉन लिया है इसमें एज ए सेमी कंडक्टर, और इसमें इम्प्योरिटीज़ ट्राईवैलेंट मिलाएंगे और पेंटावैलेंट में। तो आज मैं इसका एक यूनिट लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक यूनिट ले लिया है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कैसे काम करता है अगर आप समझ जाएंगे, तो फिर इंटायर यूनिट कैसे काम कर रहा है ये समझना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलते हैं पहले ट्राईवैलेंट। जैसे बोरन, अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो बोरन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, अल्मुनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49। उसी तरह से पेंटावैलेंट में फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मिथ का 83। तो मैं एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सपोज़ कीजिए मैंने बोरोन को लिया। ये जितने भी एटम होते हैं इनके एक सेल बने होते हैं इस तरह से, 1 2 3 4, ये सेल में होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। किस सेल में कितना एटम रहेगा ये फिक्स है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, ये फिक्स है। मैं बात कर रहा था कि हर एक सेल में इनके एटम फिक्स। जैसे बोरन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2n² के फार्मूला से 2 × 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 2 4 × 8। लेकिन कितना आइटम है इसका? 5। तो 2 तो यहाँ चला गया फर्स्ट सेल में, बच गया 3। तो आउट ऑफ 8 में सिर्फ 3 ही है, यानी इसका बाद दूसरा सेल में इसका 3 जाएगा। तो इसका जो 3 एटम है ये अनसेटिस्फाइड है। ये इलेक्ट्रॉन को खोजेगा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन को खोजेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है ना। ये प्यासा है, ये खोजेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देख ले, पेंटावैलेंट में फास्फोरस 15, इसको भी 2n के फार्मूला से अगर देखें, सेल का फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो 2 × 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 × 2 स्क्वायर। n इज़ द नंबर ऑफ सेल, n जो मैं पुट कर रहा हूँ, n फॉर फर्स्ट सेल, n फॉर दूसरा सेल के लिए 2, तो ये कितना हो गया? 8। और तीसरा हो जाएगा 18। तो यानी पहला में 2 आ गया, तो 2 निकल गए, बच गया कितना? 12।
ये 13, 13 में से फिर 8 निकल गए, ठीक है। तो ये देखिए 2 8 निकल गए, तो लास्ट कितना बच गया, अब 18 चाहिए, तो लास्ट कितना बच रहा है 5, इसीलिए पेंटावैलेंट कहलाते हैं। ये हो गया ट्राईवैलेंट, ट्राई मतलब 3, ट्राईवैलेंट यानी 3 वैलेंस है इसका, और ये हो गया पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब 5, इनका 5 रह गया। तो इसी तरह से अगर आप अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब जो ट्राईवैलेंट है इनका आप निकालेंगे तो लास्ट में इनका 3 ही निकलेगा। 2n फार्मूला से आप प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। और अगर पेंटावैलेंट में अगर जाएंगे तो फास्फोरस का तो मैं दिखाई दिया, आर्सेनिक का निकालेंगे, एंटीमनी का निकालेंगे या बिस्मिथ का निकालेंगे। सबका आपको यही पता है, इसका कितना एल्युमिनियम का 13 है, इसका 31 एटॉमिक नंबर और इसका 49 है। उसी तरह से आर्सेनिक का 33, एंटीमनी 51 और इसका 83। तो सबका लास्ट में आप देखेंगे 5 निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिर्फ ये है कि लास्ट सेल में जैसे का इनका बच गया 3 और इधर बच रहा है 5, तो दोनों एक तरह से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए। सपोज कीजिए मैं एक ले लेता हूँ सिलिकॉन, आपने बनाया है ना सिलिकॉन का पी-एन जंक्शन डाइड, ठीक है, और इसमें मैंने इम्प्योरिटीज़ मिलाया, कौन सा, ट्राईवैलेंट। तो यही है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़, इसी को बोलते हैं अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, दिस इज द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। और इधर पेंटावैलेंट में हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड फास्फोरस। तो ये इसको जो मिलाने की प्रक्रिया है ना, हर एक चीज़ का एक टर्मिनोलॉजी होता है, जानते ही आप। तो इसको बोलते हैं डोपिंग, मतलब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई भी भाषा में समझे तो इसको। तो अभी क्या हुआ, इस सिलिकॉन है पूरा चारों तरफ, तो अब मैं इसका एक यूनिट लेके मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी सपोज करो सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी अगर आप देखेंगे, सिलिकॉन का कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो इसका अगर आप 2n फार्मूला से अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 8, आपको पता है, तो 8 2 10 तो यही हो गया, तीसरा में 18 होता है। अब अगर आप निकालेंगे n = 1 2 3 करके रखेंगे तो 8 2 8 तो 10 यहीं पूर गया, तो लास्ट कितना बचा, 4। तो इसका आउटर कितना रह गया, 4। तो अब देखिए सिलिकॉन को 1 2 3 4, अब ये 4 जो है क्या करेगा, खोजता रहेगा कि मेरे को कुछ मिल जाए ताकि मैं अपना कंबाइन करके डिफ्यूज़ हो जाऊं। लेकिन आपने क्या डाला इसमें, ट्राईवैलेंट, और ट्राईवैलेंट का कितना है आउटर, 3 है, तो ये 3 इसके साथ कंबाइन कर लेगा, सॉरी ये 3 कंबाइन कर लेगा, चौथा क्या रह जाएगा, ये वैकेंट रह गया, ये वैकेंट रह गया, प्यासा रह गया। अब ये चार्ज है, ये खोज रहा है, आपने इसमें बोलते हैं ना ये होल्स है, मेजॉरिटी चार्जर जो बोलते, क्या क्या वर्ड टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ कर रखा है। तो ये मेजॉरिटी ये चार्ज खोज रहा है कि कोई मुझे मिले, मैं उसके साथ डिफ्यूज़ हूँ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस साइड, आपने क्या किया, 1 2 3 4, ये सिलिकॉन का आउटर 4 है, तो और इधर क्या मिलाया, पेंटावैलेंट, तो लास्ट उसमें क्या होता है 5, तो 1 2 3 4, ये 5वां क्या हो गया, स्पेयर रह गया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा किधर, ये जो वैकेंट है इसके तरफ, ऑब्वियसली है, इधर इधर होगा, जो हम दिखाते हैं कि इधर से ये इधर चार्ज के लिए जा रहा है और इधर से ये इधर चार्ज के लिए जा रहा है। अट्रैक्शन है, ऑटोमेटिक है, डिफरेंट है, डिफरेंट पोल है, तो एक दूसरे का प्लस माइनस का ये आकर्षण है, तो ये आ रहे हैं। तो ये जो मिलने की प्रक्रिया होता है, इसका भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़ होना। डिफ्यूज़ हो रहा है, सबके एक टर्मिनोलॉजी बने। अब आप देखिए ये कितने समय तक डिफ्यूज़ होते रहेंगे, जब तक इसमें ये चार्ज, इससे चार्ज पूरा होल में ये बैलेंस नहीं हो जाए। तो ये हुआ किस तरह से ये मिलते हैं, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक समय जब आएगा कि कुछ बचेगा नहीं डिफ्यूज़ होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, ये सैचुरेट हो गया, वो ये जो हो गया, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन जोन भी बोलते, जो बोलिए जोन, मतलब ये जोन
ये इधर से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जोन कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और एक समय सैचुरेट हो गए, और यहाँ पर मैग्नेटिक सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होंगे इसमें, तो ये एक स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा ये। तो ये पोटेंशियल बैरियर हो गया। एक समय आएगा जब सैचुरेट हो जाएगा, या पोटेंशियल ना अब इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में चला आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि सिलिकॉन का जो हम लोग यूज़ किए हैं, सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है, जिसकी इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर पैदा हो गया इसमें। बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट। अब इधर से कोई नहीं जाएगा, कोई इधर से ही नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा। आप देखिएगा जब ये इधर से इंट्रैक्ट किया तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव वोल्ट, और इधर से जब इधर से आएगा तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब अगर ये इधर से जाना, प्लस वाला इधर जाना चाहेगा तो ये रिपेल कर देगा इसको, और इधर माइनस वाला इधर जाना चाहेगा तो ये इसको रिपेल कर देगा। तो ये बैरियर बन गया बीच में, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर, सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का 0.3। ठीक है, तो ये दोनों का ये है। अब हम इसको समझते हैं आगे। अभी तक आपने देखा कि किस तरीक़ा से वो एक दूसरे से डिफ्यूज़ होते हैं और डिफ्लेशन लेयर का निर्माण करते हैं। अब हम समझेंगे इसमें, सपोज कीजिए कि एक पी और एन टाइप, ठीक है। अब इसमें ये डायोड जो बन गए, इसको मैं करंट लगा रहा हूँ, डाल रहा हूँ वोल्टेज प्लस माइनस। तो अभी क्या होगा, इस तरह से फ्लो करेंगे। अब आप इसमें देखिए क्या क्या सिचुएशन बन रहा है। डायोड का पिक्चर आप तो देखिएगा, इस तरह से बनते हैं डायोड के पिक्चर, जो इधर हम बोलते हैं एनोड, सॉरी कैथोड, और इधर बोलते हैं एनोड। तो आप फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, करंट फ्लो इस तरह से होता है, इस तरह से नॉट अलाउड, यही होता है ना। तो ये एक सिचुएशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए जब ये इस तरह से होता है, ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में करंट जो है फ्लो कर रहा है। फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो से क्या क्या होता है, इसका जो डिप्लीशन लेयर, जो लेयर बोलते हैं डिप्लीशन जोन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ये लेयर जो है, इसकी जो विड्थ होती है, चूँकि ये इधर करेगा अट्रैक्ट, ये इधर करेगा, तो क्या होता है डिप्लीशन लेयर, इसका जो विड्थ है डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज, विड्थ डिक्रीज कर जाएगा, और करंट भी पास हो रहे हैं इधर से इधर, तो यानी रेसिस्टेंस भी इसका लो है। और फॉरवर्ड बाइस में काम करने होता है, इसका जो करंट होते हैं, माइनर करंट जो भी है, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में निकलते हैं। इसी तरह से ये तो एक रिवर्स बाइस कर देगा, मान लिया इसको इस तरह से, तो इसको अगर इस तरह से कनेक्ट करें फिर भी, तो अभी क्या होगा, अब प्लस इधर दे दिया, माइनस इधर दे दिया, तो आपको पता है कि मेजॉरिटी चार्जर और माइनॉरिटी चार्जर इधर ये है, तो क्या होगा, इधर माइनस है तो ये इधर आना चालू कर देंगे, और ये माइनस है तो इधर आना चालू कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये एरिया बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज विड्थ इंक्रीज हो जाएंगे, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी इसका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कभी कभी लीकेज करंट पास होते हैं, वो बहुत माइक्रो में होते हैं, वो समझेंगे। तो आपने देखा कि फॉरवर्ड बाइस में करंट जो है जैसे फ्लो करेगा, लेकिन ये करंट कब किस अवस्था में फ्लो करते हैं, जब इसका पोटेंशियल बैरियर कितना है, अगर मान लीजिए सिलिकॉन लिया आपने, तो पोटेंशियल बैरियर 0.7 को जब क्रॉस करेगा तब ये करंट फ्लो करेगा। आपने देखा होगा डायोड का, आप डायोड से अगर करंट पास करेंगे तो अगर इधर 5 वोल्ट है और आपने डायोड लगा के इधर से पास कराया, तो दिस साइड यू विल गेट 4.3 वोल्ट।
बहुत सा आजकल देखते होंगे ना, मोबाइल बैटरी चार्जर लोग बनाते हैं जुगाड़ मैनेजमेंट से, 4 डायोड जोड़ दिया इस तरह से, जुड़ के 0.7 0.7 0.7 जोड़ करके 0.21 का वोल्टेज कम करके वो बना लेते हैं। तो ये एक मेथड है। तो जब ये 0.7 को क्रॉस करेगा तब जाके ये वोल्टेज, ये इसका फॉरवर्ड वाइस में ये काम चालू हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स में नहीं होगा। लेकिन इसमें दो स्थिति पैदा होता है। किसमें? सिर्फ रिवर्स में, नॉट इन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो पास हो ही रहा है। अगर रिवर्स में सपोज कीजिए, दो स्थिति क्या है? दो स्थिति है कि अगर हमको वोल्टेज को बढ़ाना चालू कर दें, सपोज हम इसमें करंट बढ़ाना चालू कर दें वोल्टेज को, तो क्या होगा? आप बोल रहे हो कि इधर से तो करंट नहीं पास करेगा, इस अवस्था से करंट, इधर से करंट नहीं जाएगा। तो हम इधर से करंट बढ़ाना चालू कर दिया, वोल्टेज बढ़ाना चालू कर दिया। तो अगर ये वोल्टेज बढ़ा तो दो स्थिति पैदा हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन। तो का नाम है जेनर ब्रेकडाउन, और दूसरे का नाम है एवलांचे ब्रेकडाउन। जब पीएन जंक्शन की बात कर रहे थे, ये दोनों ब्रेकडाउन भी समझ लेना बुद्धिमानी होगा। एवलांचे ब्रेकडाउन, ये दोनों अंतर क्या है? क्योंकि ये दोनों अंतर जो है बहुत ही काम आते हैं सर्किट में, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादा नहीं, 3-4 अंतर मैं बताऊंगा, उसी से आपको काम हो जाएगा। पहला, जेनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है? पोटेंशियल बैरियर में। इसमें पोटेंशियल बैरियर में, रिवर्स वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियल बैरियर में जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? इसमें इंटर करते हैं। जो पोटेंशियल बैरियर का एरिया जो होता है, इसमें इंटर कर जाता है। पी टाइप और एन टाइप जो मटेरियल है, इसमें इंटर कर जाता है। इसमें पहला बैरियर, पोटेंशियल बैरियर में मैं इतना लिखूंगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ क्या, मैं इंटर कर जाता है। दूसरा, एवलांचे ब्रेकडाउन, इसमें क्या होगा? आपने बढ़ाना चालू कर गया, तो आप जैसे इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, तो ये चार्जअप हो जाते हैं, गेन एनर्जी बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे, एटम से कोलाइड करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? रैपिड करंट बढ़ जाता है, करंट जो है हाई हो जाता है, करंट इंक्रीजेस दिस साइड। ठीक है। दूसरा, ये जो जेनर ब्रेकडाउन जो कंडीशन पैदा होगा, ये तभी होगा जब इसका डोपिंग, जो भी बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं ना, हेविली डोपिंग रीजन में होगा। जिस एरिया में डोपिंग इसका हाई होगा, उसी एरिया में जेनर ब्रेकडाउन होगा। ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा एवलांचे क्या होता है? लाइटली डोपिंग एरिया, डोपिंग रीजन में ये काम करेगा। डोपिंग तो आप समझ ही रहे हैं ना, इम्प्योरिटीज जो मिलाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, उसको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो जहाँ पर वो पर लाइटली ड्रॉपिंग होगा, उधर एवलांचे ब्रेकडाउन काम करेगा, और जिधर हेविली होगा उधर जेनर ब्रेकडाउन करेगा। तो इधर क्या क्या काम करेगा? मतलब बताया, इसका करंट जो है बढ़ना चालू होगा, ये एटम कोलाइड करेंगे, उधर से एटम पर अटैक करेंगे। तीसरा है कि वोल्टेज जो है इसमें जेनर ब्रेकडाउन में वोल्टेज डिक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर पर, अगर करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हीट पैदा होता है। तो क्या होगा? इसका जो है वोल्टेज जो है डिक्रीज करते हैं, वोल्टेज डिक्रीज करेगा इसका, है ना, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका वोल्टेज डिक्रीज करेगा। लेकिन उसी तरह से इस साइड में, एवलांचे साइड में क्या होता है? वोल्टेज जो है इंक्रीज करता है, इसका डिक्रीज कर रहा है, इसका टेम्परेचर के अनुसार इसका इंक्रीज करता है, उल्टा। तो ये 3 अंतर हो गए। तो अब चौथा एक अंतर और ले लीजिए कि क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन में जो है कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है एज द करंट। जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट वोल्टेज। जब इंक्रीज करता है इसका करंट तो कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। इसका करीब वोल्टेज रेंज अगर देखेंगे ना तो 5 से 5 to 8 वोल्ट्स के बीच में रहता है जेनरल ब्रेकडाउन का। दूसरी तरफ अगर इसका देखेंगे, शार्प इंक्रीज करता है ये। कौन सा? करंट तो जानते हैं, करंट बहुत तेजी से भाग करता है, लेकिन वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उस हिसाब से उतना नहीं होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उतना नहीं रहता है।
करता है लेकिन उतना नहीं करता है, फिर भी इसका मेंटेन रहता है 5.6 वोल्ट अबव। क्योंकि अगर ये भी डाउन हो जाएगा तो फिर ये इसका अगर पूरा डाउन हो जाएगा तो इसकी थ्योरी गलत हो जाएगी। जेनर जो है 5 to 6 वोल्ट पर रहता है, यानी इसी के बीच के रेंज में भी आ जाता है सिग्निफिकेंटली, 5 to 6 वोल्ट पर रहता है। और ये दोनों किसके काम में आते हैं, जो किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं, सर्ज सप्रेशन में काम करते हैं, सर्ज सप्रेशन में। इसी तरह से इसका भी वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं और सर्ज प्रोटेक्शन में काम करते हैं। तो ये 4-5 बेसिक जो थे अंतर है जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन में। तो ये था पीएन जंक्शन डायोड का डिटेल्स विद द एप्लीकेबल फार्मूला 2n²। अब आप समझा पाएंगे कि कैसे दोनों चार्जर, मेजॉरिटी चार्जर और माइनॉरिटी चार्जर जो बोलते हैं, कैसे बन जाता है और क्यों दोनों अट्रैक्ट होते हैं। तो उसको आप समझा सकते हैं 2n फार्मूला से कि उनके जो सिलिकॉन के आउटर सेल में एक एटम बचता है और उधर एक आइटम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। और दूसरा समझाने का थोड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया मैंने ढूंढा इसको, ये पीरियोडिक, चूँकि ये जितने भी केमिकल्स थे केमिस्ट्री से थे और केमिस्ट्री मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, तो मैंने इसको इस तरफ से 2n फार्मूला समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बोलूँगा क्या, आपको खुद सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।